जो पोम हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है, सबसे पहली पोम कौन सी आपकी बुक में? हाँ हाँ, दो ही पढ़ाने थे, बाकी मैं आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे ना, सारे मिक्स हो जाएंगे ना माइंड में, सारे एक साथ पढ़ा दी, सारे मिक्स हो जाएंगे। वक्फे वक्फे से जो जो चीज़ें आती रहेंगी वो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये बेटा पहले ये वेस्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर नहीं है भाई, मिनिस्टर। 14 लाइन से composed upon Westminster Bridge on September, ये भी लिखो, 3, 1802 by William Wordsworth, the poet of nature। इसको क्या कहते हैं? द पोएट ऑफ नेचर। सिर्फ पोएट ऑफ नेचर नहीं मिले, टाइटल है ना यार, बगैर दी के कैसे आ जाएगा? द पोएट ऑफ नेचर। अच्छा भाई देखो, सोनेट है, कितनी लाइंस होंगी? 14। तो इसमें देखो, 1 ऑक्टेव प्लस 1 सेस्टेट यानी 14 लाइंस। पहली खूबी तो इसकी है, ठीक है। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी का पोएट है, ठीक है। जो बातें मैं बताता हूं बुक में तो नहीं लिखी, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ताल्लुक है बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बेटा इंग्लिश लिटरेचर को हम एजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एज हमारे सामने आता है वो 450 से 1600 के दरमियान, 600 के दरमियान, 450 एडी से लेकर 600 एडी तक, ये कहलाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसमें इंग्लिश तो थी ही नहीं, एंग्लो सैक्सन पोइट्री थी। और वो पोइट्री लिखी और पढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि पहाड़ों की दीवारों पर तस्वीरें बना बनाकर, उनके पास लैंग्वेज कोई नहीं थी, पिक्टोरियल किस्म की लैंग्वेज थी, तस्वीरें बनाती थी। वो आज भी हम देखते हैं जाकर, तो वहाँ बनी हुई तस्वीर तो देख देख कर समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बस सुनाई जाती थी वो पोइट्री, सुनाई और सुनी जाती थी। फिर रोमन्स आ गए इंग्लैंड में, है ना, और उन्होंने आने के बाद जो है वो बाकायदा लिखना पढ़ना सिखाया उनको, एक लैंग्वेज की बुनियाद डाली जिसको इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आना शुरू हो गई 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में, बल्कि तकरीबन पूरे यूरोप में। दैट वाज द रीबर्थ ऑफ कल्चर। कल्चर बनना शुरू हुआ। उससे पहले ये लोग अनकल्चर्ड थे, अनसिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड और कल्चर्ड होना शुरू हुए। इस दौर को कहते हैं रेनेसां।
रेनेसां का पीरियड गुजरने के बाद फिर आता है क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लासिकल एज में हमारा, अच्छा, रेनेसां में सबसे पहला पोएट इंग्लिश लिटरेचर का, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज जेफरी चॉसर, वाज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद आता है एडमंड स्पेंसर, जिसका भी नाम आया था, फेरी क्वीन। फिर उसके बाद जो है वो क्रिस्टोफर मॉर्लो और विलियम शेक्सपियर। ये क्लासिकल एज स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट फ्रॉम 16th सेंचुरी। फिर 17th सेंचुरी तक क्लासिकल एज रहता है। 18th सेंचुरी में आकर कहलाता है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल, NEO, न्यू, न्यू मीन्स नया, न्यू क्लासिकल एज, जिसमें एक नई किस्म की क्लासिक्स इन्वेंट होती है। जॉन मिल्टन और अलेक्जेंडर पोप बड़े पोइट हैं उस एज के। फिर आता है रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को रोमांटिक एज क्यों कहते हैं? तो इस रोमांटिक का मतलब वो वाला रोमांटिक नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक लिटरेचर या रोमांस का मतलब बेसिकली क्या है? द मेन, यानी इमेजिनेटिव पोइट्री। इससे पहले पोइट्री जो होती थी ना, वो इमेजिनेटिव नहीं थी। भाई किसी शख्स की तारीफ में हो रही है या किसी शख्स की बुराई में हो रही है, यानी जो उसका सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री होता था, या तो मैन होता था, या लाइफ होता था, या वर्ल्ड होता था, ठीक है ना, या कोई और ऑब्जेक्ट, लाइक किसी दरख्त पे शायरी कर दी, किसी और चीज़ पे शायरी। लेकिन जो इमेजिनेटिव पोइट्री है वो स्टार्ट सही मानों में होती है 19th सेंचुरी से, जिसमें क्वालिटीज़ पर शायरी हुई है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट पर शायरी हुई है। लाइक जो सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री होते थे वो क्या होते थे? ब्यूटी। अब ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, है ना, इट इज अ क्वालिटी ऑफ समथिंग। लव is an abstract thing, right? And absence, absence क्या मतलब? मतलब वो चीज़ जो अब नहीं रही तो उसकी कदर बढ़ जाती है, उस पर शायरी हुई, ठीक है ना। ये तो मेन सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री ये थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ, अच्छा, उस दौर में जो बड़े बड़े शायर थे रोमांटिक पोइट्स, वो कौन थे? जॉन कीट्स, जॉन कीट्स था, आपका पर्सी बिशे शैले, शैले बड़ा पोइट था, और विलियम ब्लेक, रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, ठीक है ना, और विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इन सबसे डिफरेंट क्यों था? क्योंकि इन सब ने ब्यूटी, लव एंड एब्सेंस को अपना सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री बनाया। तो जाहिर है कि जब वो ब्यूटी की तारीफ करते हैं तो किसी न किसी बिलवेट की, जिससे वो मोहब्बत करते हैं, उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं। लव है तो वो लव, वही लव है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस ब्यूटी को अपना सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री बनाया है वो ब्यूटी ऑफ नेचर है। वो क्या है? उसने सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर को ही अपना सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री बनाया। दैट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद वेस्ट लंदन में पैदा हुआ था, ठीक है। बेटे उस ज़माने में, मैं अगर 19th सेंचुरी में जाऊं तो लंदन का जो नक्शा है वो इस तरह का है कि दरमियान से एक दरिया बह रहा है, उस दरिया का नाम है द रिवर टेम्स। द टेम्स, इसको क्या पढ़ते हैं? टेम्स पर, तो थेम्स वेम्स पढ़ने की कोशिश नहीं करना। द रिवर टेम्स, ये उनके यहाँ एक मुकद्दस दरिया है, इसके बारे में बड़ी दास्तानें मशहूर हैं। बहरहाल रिवर टेम्स दरमियान से बहता था। मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। अब तो रिवर टेम्स एक कोने में हो गया, लंदन सिटी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। रिवर टेम्स शहर के बीचों बीच से बहता था। रिवर के एक तरफ ईस्ट साइड है, एक तरफ वेस्ट साइड है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ ये रिवर बहता था।
अब उस वक्त 19th सेंचुरी में नक्शा ये था कि वेस्ट लंदन जो था वो वेल डेवलप्ड सिटी था, विद हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, मूवी थिएटर्स, ठीक है ना, और गहमा गहमी वाला बिजी सिटी, वेरी बिजी सिटी। ईस्ट साइड जो था रिवर का यहाँ कुछ थोड़ी दूर तक तो छोटे छोटे घर थे, क्वार्टर्स थे, उसके बाद स्लोप्स थे। अच्छा, स्लोप्स हैं, लंदन जो है ना वो पूरा स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से स्लोप्स बने हुए थे, ठीक है ना, ऐसे स्लोप्स थे, ग्रीन स्लोप्स, जिन्हें मेडोज कहते हैं, चरागाहें, ठीक है ना, दूर तक स्लोप्स नजर आते हैं हमें, ऊंचे नीचे मैदान नजर आते हैं, ठीक है। फार ईस्ट में अगर जाएं तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकलता था, ठीक है ना। ये नक्शा था 19th सेंचुरी में लंदन का, ठीक। दरिया पार करने के लिए रिवर टेम्स के ऊपर, रिवर टेम्स के ऊपर जो है वो एक ब्रिज बनाया गया था, इस तरह से। एक तरफ टावर था, बल्कि अभी भी है, एक तरफ टावर है इस तरह से, जिस पर खिड़कियां हैं इस तरह से, यहाँ भी एक टावर है। 19th सेंचुरी में सिर्फ ये दो टावर्स थे, अब तो काफ़ी टावर्स बना दिए गए हैं और ब्रिज को बड़ा कर दिया गया है। इस तरह से ये ब्रिज था, ठीक है ना। और ये ड्रॉ ब्रिज था, अभी भी ड्रॉ ब्रिज है, जब कोई शिप गुजर, ये टेम्स इतना गहरा दरिया है कि इसमें छोटे वाले शिप्स चलते हैं, वरना आमतौर पर रिवर में जो है वो बोट्स चलती हैं। तो जब कोई शिप यहाँ से गुजरता था तो ये ओपन हो जाता, अब भी ऐसा ही है, ठीक है ना। ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट। इस साइड पर इस ब्रिज के साथ ही इमारत है, स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं, और ये इमारत है चर्च की, चर्च बना हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर चर्च बना हुआ, चर्च की इमारत है। इस चर्च का नाम है वेस्ट मिंस्टर, इंग्लिश में मिंस्टर। मिंस्टर किसे कहते हैं? चर्च को कहते हैं, ठीक है। और इस चर्च के बराबर में तो कुछ फासले पर एक बिल्डिंग है जिसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, राइट। तो ये नक्शा था 1802 का, जब ये नज़म कही गई। विलियम वर्ड्सवर्थ शायर था। अच्छा, शायर जो होते हैं ना, ये आम इंसान नहीं होते, तो इनमें कोई भी बात आम इंसानों वाली नहीं होती, ठीक है ना, और ऑर्डिनरी नहीं होते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते। तो शायर हैं और मुसव्विर हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, आम इंसान नहीं होते, ठीक है ना। इत्तेफाक से मैं शायर भी हूँ, मुसव्विर भी हूँ, लेकिन मैं आम इंसान हूँ, ठीक है। तो एक कैफियत होती है शायर की या मुसव्विर की, जो लोग ड्राइंग वगैरह के शौकीन होंगे वो जानते होंगे। कैफियत होती है, कभी कभी ना मुसव्विर सोचता है कि कुछ बनाओ, अंदर से एक ख्वाहिश होती है कि कुछ ड्रॉ करो, स्केच वगैरह, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या ड्रॉ करो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता माइंड में, है ना। बनाना शुरू करते हैं, कहता है मिटा देता है, नहीं नहीं ये नहीं यार, कुछ और बनाते हैं, अच्छा ये बनाते हैं, फिर बनाना शुरू करता है, फिर मिटा देता है, कहता है नहीं नहीं ये नहीं है। तो वो एक कैफियत है, जब तक वो कुछ ना कुछ बना ना ले ना, तब तक उसे इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं होती। सिमिलरली द पोएट्स आर, शायरों का भी यही हाल है। शायर भी कभी कभी ना अंदर से होता है कि कुछ कहो, कुछ अशार कहो, फिर वो आमद होना शुरू होती है, जहन में अशार आते हैं, है ना। फिर वो अशार को, कभी कभी ऐसा होता है एक मिसरा हो गया, एक रह गया, वो बैठा हुआ सोच रहा है, रात रात भर जाग रहा है, ठीक है ना। नींद नहीं आएगी भाई जब तक उसको इंटरनली सेटिस्फैक्शन ना मिले। शायरों और मुसव्विरों का यही हाल होता है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ शायर है, रात को नींद नहीं आ रही, टहलता टहलता, वेस्ट लंदन में तो रहता था, टहलता टहलता जो है इस ब्रिज पर आके यहाँ खड़ा हो गया,
अंधेरा घुप है, यहाँ खड़ा है अकेला, दरिया को देख रहा, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ खड़े होके देख रहा दरिया को, शहर को, अंधेरा हो रहा, रात का अंधेरा, ठीक। ऐसे में कोई रात के 3 साढ़े 3 बजे मशरिक से, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलना शुरू होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे 3 साढ़े 3 बजे कौन सा सूरज निकलता है भाई? बेटे लंदन है, कराची नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कराची में सूरज निकलता है तकरीबन 5 बजे, 5:30 बजे है, सितंबर के महीने में, ठीक, 5:30 तक निकलता है और गुरूब हो जाता है जल्दी, मतलब 6:30 पौने 7 बजे, ठीक है ना। तो पूरा दिन 12 घंटे का भी नहीं होता, 12-13 घंटे का दिन होता है। लंदन में सितंबर के महीने में रात 3 साढ़े 3 बजे सूरज निकल जाता है, सुबह हो जाती है, और फिर मगरिब होती है तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 बजे, यानी अच्छा खासा लंबा दिन होता है जी, 17 घंटे। और गर्मियों में जून जुलाई में जो है ना, वहाँ 19-19 घंटे का दिन होता है, इसीलिए वो घड़ी पर चलते हैं, सूरज पे नहीं चलते, घड़ी देख के सोते हैं, घड़ी देख के उठते हैं। इसीलिए उनके यहाँ जो है वो डे टाइम सेविंग जो होती है ना, वो फीजेबल होती है कि वो घड़ी 1 घंटा आगे कर देते हैं या 1 घंटा पीछे कर लेते हैं सर्दियों गर्मियों में, तो वर्किंग आवर्स उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ डे नाइट मैचेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ मगरिब ही 9 बजे हो रही है जून जुलाई में, तो उन्हें क्या ज़रूरत है फ्लड लाइट्स वगैरह लगा के मैच करवाने की, ठीक है ना। वो दोपहर 12 बजे भी मैच शुरू होगा तो रात मगरिब से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा मैच, इसलिए वहाँ डे नाइट मैचेस वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो डे टाइम ही मैचेस होते हैं सारे, डे बहुत लंबा होता है ना उनका, सर्दियों में छोटा हो जाता है दिन, 13-14 घंटे का हो जाता है, वो भी हमसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो खैर, हाँ, तो ये हिसाब किताब, तो 3 साढ़े 3 बजे थे रात के, अचानक सूरज निकलना शुरू हो गया। सूरज निकलने का जो ये मंजर था और रोशनी के फैलने का और सुबह का जो ये मंजर था, इस पर उसने ये सोनेट लिखा है, वहीं खड़े खड़े कहा है, वहीं खड़े खड़े कंपोज किया है। इसलिए सोनेट का टाइटल नहीं है, कोई रेफरेंस है, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर कंपोज किया गया। तो ये टाइटल थोड़ी, ये तो रेफरेंस है। सोनेट का आमतौर पर टाइटल नहीं होता, या तो नंबर होता है या रेफरेंस होता है। विलियम शेक्सपियर के जितने सोनेट्स हैं सबके नंबर मशहूर हैं, सोनेट नंबर 59, सोनेट नंबर 50, सोनेट नंबर 28, इस तरह से मशहूर है, टाइटल थोड़ी है उनके, ठीक है ना। इसी तरह से इनके सोनेट्स हैं। अब किसी किसी सोनेट के टाइटल बना दिए जाते हैं, वरना बेसिकली सोनेट का टाइटल नहीं होता, बल्कि उसका रेफरेंस होता है कि कहाँ कहा गया या किस तारीख को कहा गया, किस मौके पर कहा गया, ये रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिएगा, शाद रहें, आबाद रहें।